सेशन बट वही है कि अभी देखती हूँ हो पाएगा या नहीं, बट 9:15 तो रखेंगे ही रात को 9 बजे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे होपफुली, और या कर चुके होंगे। इसका जो पीडीएफ होगा, जो प्रीवियस पीडीएफ है, अगर पेंडिंग है एक आध तो मैं देख लूंगी, अदरवाइज तो आपको मिल चुके होंगे, आंसर्स मार्क्ड होंगे उसमें, है ना। ये लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल, 9 लाख प्लस लोग जुड़े हुए हैं। किसी भी फेक चैनल से, फेक वेबसाइट से प्लीज मत जुड़िएगा। अगर कोर्स लेने की इच्छा है तो करियरविल ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां पे एनरोल करेंगे। टीचिंग सेक्शन में जाकर के सीटेट के बैचेस में एनरोल आप कर सकते हैं। आई थिंक बीपीएससी के बैचेस में एडमिशन ओपन होगा, और पेडागोजी स्पेशल, जिसमें मैं सिर्फ पेडागोजी कराती हूँ, बाकी एग्जाम्स के लिए डिटेल में पेडागोजी किसी भी एग्जाम के लिए सीटेट को छोड़ के, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। डीट प्लस बी के बैचेस में भी एडमिशन ओपन है। तो 3 4 5 बैचेस हैं जिनमें जो है, एक तो पता नहीं आज मुझे बोलने में क्या हो रहा है, बैचेस हैं जिसमें आप एनरोल कर पाएंगे। तो लेकिन सिर्फ करियरविल ऐप डाउनलोड करिए। किसी भी वेबसाइट, किसी भी फेक, अगर वेबसाइट भी आप यूज कर रहे हैं तो careerville.com ही कीजिए, आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा उस चीज पे, है ना। सीटेट का कंप्लीट बैच वहां आपके लाइव है, और सभी टीचर्स अपना अपना सब्जेक्ट लेते हैं। मैं सीडीपी डील करती हूँ। इसके बाद ना आपको कोई किताब लेने की सच कोई आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई प्रीवियस ईयर, ना कोई मॉक टेस्ट, सब कुछ बैच में ही है, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो कुछ और हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आप पोल में जवाब देंगे फटाफट से बिना देरी किए। बताएंगे आप। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ, यानी बच्चों का जो विकास है वो कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है। हमें पता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एक अपने आप में टॉपिक है, अभी कल परसों ही, आई थिंक आज ही हमने कंप्लीट किया बैच में सीटेट वाले, तो बाकी में हो चुका होगा। तो अगर हम बात करेंगे विकास के सिद्धांत, विकास एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसको समझने के लिए कुछ सिद्धांत लगते हैं, कुछ नियम लगते हैं। जैसे देश एक बहुत बड़ी अपने आप में एक तंत्र है, तो उसको समझने के लिए, इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के आए, कुछ नियमों को लेकर के आए। तो इसी तरह से प्रिंसिपल्स भी डेवलपमेंट को ठीक से समझने में हमारी मदद करते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो इसके प्रिंसिपल्स में से कौन सा एक प्रिंसिपल सही है? सैकड़ों प्रिंसिपल हैं जिसमें से 10 12 15 हम करते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी का पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता, यानी डेवलपमेंट में यूनिफॉर्मिटी होती है। यूनिफॉर्मिटी किसकी? सबके लिए एक रूप है? नहीं भाई, डिफरेंसेस भी हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न लिखा होता तो हम कह देते यही ऑप्शन ठीक है। एक रूपता किसकी? पैटर्न की, कि पहले बच्चा खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, उससे पहले बैठना सीखेगा। ऐसा नहीं हो सकता पहले बच्चा दौड़ना सीख ले बाद में चलना सीखे, है ना। तो वो पैटर्न तो सेम है सारी दुनिया के बच्चों के लिए, कि सारी दुनिया में बच्चों के पहले दूध के दांत आते हैं, बाद में पक्के दांत आते हैं। ये पैटर्न है डेवलपमेंट का, यूनिफॉर्म है, सबके लिए एक जैसा है, जैसे यूनिफॉर्म होती है स्कूल में। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं। यूनिफॉर्मिटी हर चीज में थोड़ी है। इवन चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट हर एक कल्चर में सेम नहीं है ना। तो ये बात कहना गलत होगा, खाली यूनिफॉर्मिटी लिखने से काम नहीं चलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। वन डायमेंशनैलिटी, भाई मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है विकास। ये पहले दिन ही हम डिस्कस करते हैं क्लासेस में, इवन जो डेमो क्लास यूट्यूब पे, उसमें भी मैंने आपको बताया था, एक आयामी नहीं होगा, बहुआयामी होगा, और एक रूपता पैटर्न की है, ना कि ओवरऑल। लीनियरिटी नहीं हो सकती अगर कोई भी प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया है, चाहे वो सामाजिकरण की प्रक्रिया हो, चाहे वो अधिगम की प्रक्रिया हो, चाहे वो विकास की प्रक्रिया हो। ये एक रेखीय नहीं हो सकते, स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकते, ये स्पाइरल होते हैं, यानी वर्तुलाकार होते हैं, आगे पीछे चलते हैं। तो रेखिता नहीं होगी, वो तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, जैसे मूवीज में दिखाते हैं भाई डेथ हो जाती है स्ट्रेट लाइन पे। तो ऐसा थोड़ी है कि व्यक्ति सिर्फ 2 + 2 4 होते जाएंगे डेवलपमेंट में या लर्निंग में। किसी दिन आप ज्यादा सीखते हैं, किसी दिन कम सीखते हैं, आगे पीछे की प्रक्रिया चलती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत है, ये बात एकदम सही है, जिसको हम हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से भी जोड़ सकते हैं, कि व्यक्ति जो है, व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है अपने रूप रंग, यानी अपने रूप रंग, साइज, शेप, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, सबकी रुचि सेम नहीं होती, सबका इंटेलिजेंस का स्तर सेम नहीं होता, तो बहुत सारी चीजों में एज सेम नहीं होती, तो बहुत सारी चीजों में विभिन्नता पाई जाती है, यानी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। मुझे सेब पसंद है, जरूरी नहीं आपको सेब पसंद हो, आपको संतरे पसंद हो सकते हैं, आपको कुछ और पसंद हो सकता है। तो ये क्या हुआ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मामला है, और जो प्रिंसिपल में आता है डेवलपमेंट के, तो डी ऑप्शन ही सही है। पहला ऑप्शन आपको फंसाने के लिए था, यूनिफॉर्मिटी देख के कई लोग टिक लगा देंगे, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, असर्शन और रीजन, कथन और कारक वाले प्रश्न खूब आते हैं पेपर में, 4 5 6 तक भी आ जाते हैं 30 में से। असर्शन क्या है? कोर्स ऑफ अ चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट इज टोटली डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी एक बच्चे के शारीरिक विकास की जो दिशा है कि शरीर ऐसे विकसित होगा, पूरी तरह से जन्म के समय ही निश्चित हो जाती है। फिजिकल अ चाइल्ड्स कोर्स ऑफ अ चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास पूरी तरह से सुनिश्चित है समय के, जन्म के समय ही, जबकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, खाना कैसा मिलेगा, एनवायरमेंट कैसा मिलेगा,
तो कैसी ट्रेनिंग मिलेगी बच्चे को? हेरिडेटरी गुण तो चलो पहले से निर्धारित होंगे, तो ये हम नहीं कह सकते कि भैया ये निर्धारित हो जाता है जन्म के समय पे, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। हेरिडिटी इज द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हेरिडिटी एकमात्र फैक्टर है, यानी आपकी आनुवंशिकता, आपका जेनेटिक्स, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होता है। दोनों ही बातें सिरे से नकार दी जाएंगी क्योंकि गलत है। भाई सुनिश्चित हो जाएगा जन्म के समय। फिर एनवायरमेंट का कैसे आपको पता है? अगर बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो वो स्पोर्ट्स में भी जा सकता है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छा पोषण मिलेगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। हम कैसे डिटरमिन कर दें जन्म के समय? वो तो जन्म के बाद की बातें हैं ना, जन्म के समय तो सिर्फ हेरिडिटी ही फिक्स्ड है। तो ये दोनों बातें गलत हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस में तो ईज रहती है हमें कि दोनों ही गलत है, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है कि आर सही है कि ए सही है, दोनों ही गलत है, जो कि आप लोग 73% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ये कह रहा है ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल का मतलब है 5 से 11, 5 से 8, मतलब अर्ली और लेटर के बीच की स्थिति है मिडिल चाइल्डहुड। तो मिडिल चाइल्डहुड यानी मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, continues to play an important role but secondary agency of socialization। अब आपको पता है प्राइमरी एजेंसी सिर्फ फैमिली ही हो सकती है या फिर आपके क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, बट फैमिली तो निश्चित है कि प्राइमरी में ही आएगा, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड फैमिली द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कंटिन्यूज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बट सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, जो कि आपके आस पड़ोसी हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने मध्य बाल्यावस्था लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप पढ़ेंगे मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश, जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। क्या है सामाजिकरण का? ऑप्शन पे जाइए। परिवार, पीयर्स है प्राथमिक कारण, मीडिया है, विद्यालय है नहीं, ये सब सेकेंडरी है, गॉड है। तो आपको एक ही ऑप्शन बचता है, बाकी ऑप्शन तो अपने आप ही हट गए, सेकंड ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है ना, कि फैमिली ही प्राइमरी है, बाकी कहीं और तो फैमिली है ही नहीं, तो प्राइमरी तो फैमिली होती है, सेकेंडरी बाकी सब आ जाएंगे। नेबरहुड का, प्रेस का, मीडिया का, स्कूल का, स्कूल तो 100% ही सेकेंडरी होता है। तो प्राथमिक जो कारक है कि समाज के नियम कायदे कानून कैसे सीखेंगे, तो सबसे पहले परिवार मिनिएचर वर्जन है समाज का छोटा रूप है, तो वही से सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एज पर जीन पियाजे के अनुसार चिल्ड्रन एक्वायर द एबिलिटी टू परफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त चिंतन। जैसे ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट आ जाए समझ जाओ लास्ट स्टेज की बात हो रही है, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF से आपको याद रखना होता है। सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 to 15 ईयर्स। ये 4 स्टेजेस हैं। सम पीपल कांट फोकस से आप याद रख सकते हो, सिंपल फंडे मैंने आपको बताए हुए हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। अगर लॉजिकल थिंकिंग सबसे पहले कब आती है, तो लॉजिक सबसे पहले कॉन्क्रीट में आता है 7 से 11 में, ठीक है ना। ये SPCF यही सीक्वेंस है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। बात इतनी सही है नहीं है? बिल्कुल सही है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। निशा आप पोल दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखिएगा, इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या, कहीं कुछ हो रहा हो तो बताओ। कोई कह रहा मैम आप वही एक चीज बार बार पढ़ाते बोर नहीं होते? देखिए थोड़ा बहुत तो होता ही है ऑफ कोर्स, अब सिलेबस आपका सीटेट में चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आप क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं, हर बार सेम चीज नए तरीके से बताई जा सकती है, नए एग्जांपल्स का प्रयोग किया जा सकता है, तो बहुत ज्यादा बोरियत तो नहीं, पर थोड़ी बहुत तो कभी कभी लगता है कि यार सिलेबस चेंज कर दो, जब चेंज हो ही सकता है तो, है ना। तो अब तो आपको भी याद हो गया कि क्या पूछा है और क्या जवाब देना है, तो ये तो नेचुरल है, टीचिंग में ये चीज तो होती ही है ना। अब ये तो वैसी सी ही बात है कि बस अब मैं इस पे ज्ञान देने का मन नहीं कर रहा मेरा, कभी और दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि किसी से आप पूछो किसी भी काम में रेपिटेशन तो होता ही है ना। विराट कोहली से ये थोड़ी पूछो कि बैट घुमा घुमा के बोर नहीं होते हो क्या, है? तो नई चीजें भी होती हैं, हर बार आप लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं कई बार, तो उस तरह से समझाने में मजा आता है। ये तो ड्यूटी है ना कि आपको हेल्प मिलेगी इस चीज से, तो करने में मजा आएगा इस चीज को, चाहे रिपीट हो रहे हो टॉपिक्स, हर बार नई तरीके से नई डेप्थ में जाके समझाएंगे। देखिएगा, इन Jean Piaget's theory, the tendency to see the world and the experiences of others from one's own viewpoint is referred to as। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, बताइएगा। यानी सी द वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स फ्रॉम वंस ओन व्यू पॉइंट, यानी आप दुनिया को अपनी ही नजर से देख रहे हैं, अपने ही व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, इसको ईगो सेंट्रिसिज्म कहते हैं। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म होता है जीववाद, जब आप नॉन लिविंग चीज को लिविंग मानते हैं, यानी निर्जीव चीज को, जब आपको लगे पेन में भी जान है,
है ना? पेन से चोट लगी है, बच्चे को जमीन से चोट लगी, हम कहते हैं चींटी मर गई, चींटी मर गई। उसको लगता है इसमें भी जान है। टेबल से चोट लगी है, वो लगे अरे टेबल को पीट दिया, मेरे बच्चे को मारेगी, तो वो क्या है? एनिमिज्म, यानी जीववाद। उसको लग रहा है नॉन लिविंग है, चीज में भी जान है, नॉन लिविंग को भी वो लिविंग समझता है। तो ये आत्मकेंद्रियता है, जब वो खुद को सेंटर में लगता है, उसको लगता है जो चीज मुझे पसंद है वही मेरे पिताजी को होगी, वही मेरी माताजी को होगी। अडेप्टेशन है जब आप सिचुएशंस में अडेप्ट कर रहे हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन इसी के अंदर आता है। एनिमिज्म, इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन है बैलेंस का स्टेट, जो आपके दिमाग में और जो दुनिया में है, दोनों क्या है? बैलेंस में है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थियरी, कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट है, कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2 बार से, अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन सबसे मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, द लेवल इन विच मॉरल अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट एंड द पावर ऑफ अथॉरिटी फिगर्स इज कॉल्ड। यानी वह स्तर नैतिकता का, सही और गलत का वह स्तर, जहां बच्चा सही और गलत इस बात से निर्धारित करेगा कि बाहर से डांट पड़ेगी अथॉरिटी से या नहीं, पनिशमेंट मिलेगी कि रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये पहला ही स्तर है, प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं इसको, पूर्व पारंपरिक अवस्था। सिंपल बात है, इसमें 2 लेवल हैं, एक पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दूसरा है म्यूचुअल एक्सचेंज, जिसको टिट फॉर टैट कहते हैं। हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं, टोटल 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं। ठीक, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। फॉर्मल कन्वेंशनल कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो गया, आसान सा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल टूल्स सच एज लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय डैश इन हिज डैश। संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधन, भाई संस्कृति से भाषा मिलती है, आप जिस संस्कृति से हैं उसी तरह की भाषा बोलेंगे। ठीक है ना? तो ये जो सांस्कृतिक साधन है भाषा, इसको महत्व दिया गया है किसने? अपनी किस थियरी में? आपको पता है सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, एससीएल, जैसे बीपीएल कार्ड होता है ऐसे आपको याद किया कराया हुआ है एससीएल। समाज, संस्कृति और भाषा, ये 3 बात कहां हुई है? पियाजे की थियरी में नहीं, वाइगोस्की की थियरी में। ठीक है ना? तो हैज बीन प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोस्की। वाइगोस्की सब जगह पे, पियाजे वाला ऑप्शन हटा दीजिए, तो 2 ऑप्शन हट गए, सिर्फ 2 बचे। और ये दोनों हट गए ना, क्योंकि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है, कल्चरल टूल्स की बात हो रही है, पियाजे तो करते नहीं है इस तरह की बातें। तो वाइगोस्की इन हिज व्हाट सोशियो कल्चरल थियरी, अब इसलिए इनका नाम याद होना जरूरी है। जिसको ये नहीं पता कि वाइगोस्की की थियरी को कहते क्या है तो गड़बड़ होगी। सोशियो कल्चरल अप्रोच कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, जबकि ये थियरी किसकी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, दिमाग के विकास की। पियाजे की थियरी को तो हम कहेंगे पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बट वाइगोस्की की थियरी का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं है, उनकी थियरी का नाम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है या अप्रोच है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ व्यवहारवादी, भाई बिहेवियरिस्टिक तो है ही नहीं। वाइगोस्की क्या है? रचनावादी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ सही हो गया। चीजों को समझना है, रट्टे नहीं लगाने हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी पेपर में, क्योंकि नए तरीके से पूछेगा और आप घूम जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, लेव वाइगोस्की प्रपोज्ड दैट चिल्ड्रन, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे, पहला ऑप्शन है लर्न पैसिवली थ्रू दी प्रोसेसेस ऑफ रेपिटेशन एंड रिकॉल। देखो बच्चों को कभी भी पैसिव नहीं रख पाएंगे वाइगोस्की, क्योंकि वो एक्टिव रखेंगे, चाहे पियाजे हो चाहे वाइगोस्की हो, रचनावादी हैं दोनों, तो बच्चे को रचना करने पे फोकस कराएंगे, एक्टिव रखने पे फोकस करेंगे, सक्रिय रखने पे। पैसिव नहीं रख सकते हैं बच्चे को। बच्चा जहां पैसिव है, निष्क्रिय, इसका मतलब वाइगोस्की बात नहीं कर रहे उसके बारे में, या पियाजे बात नहीं कर रहे। कोई भी नहीं कहेगा कि बच्चे को निष्क्रिय रखो, स्पेशली आज के समय में अगर कोई भी जवाब आपको पैसिव रखने को कह रहा है बच्चे को, वो आंसर गलत है। गो थ्रू 8 सीक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरण दिए, 8 स्टेजेस दी हैं इन्होंने। वाइगोस्की ने कोई स्टेज नहीं दी, ये तो कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है डेवलपमेंट। एज की तो इन्होंने बात ही नहीं की। पियाजे ने दिए वो भी 4 स्टेजेस, 8 नहीं। 8 स्टेजेस किसने दिए? एरिक्सन ने, बट आपके लिए सीटेट में काम का नहीं है ना, वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की नहीं है, वो उनकी साइको सोशल स्टेजेस है विकास की। थर्ड है have a lot of potential that includes things that they are able to do with support from others। यानी वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिनमें वो चीजें शामिल होती हैं जो दूसरों के समर्थन में, यानी अगर आपको किसी क्वेश्चन पे आप अटक रहे हैं, किसी से आपने हेल्प ले ली, लेट्स लर्न पे वो टॉपिक समझ लिया, तो ये आपके लिए स्कैफोल्डिंग हो गई, है ना। तो ये है जो वाइगोस्की जिसकी बात करेंगे कि पोटेंशियल है व्यक्ति में, यदि सपोर्ट मिल जाए। सपोर्ट को क्या कहते हैं? टेम्परेरी सपोर्ट को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आर बॉर्न विद फिक्स्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। ये कह रहे हैं कि जन्म के समय ही निश्चित बौद्धिक क्षमता होती है कि वो बढ़ ही नहीं सकती, यानी जन्म के समय या तो बच्चा आइंस्टीन पैदा हो जाएगा या फिर बिल्कुल बुद्धू होगा। बुद्धू बोले तो बिल्कुल उसका मेंटल पावर्स जो है एकदम खत्म होंगी, 0 to 25 IQ की टाइप की बात होगी, वो नहीं है यहाँ। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कह रहे हैं आप पोटेंशियल को बढ़ा सकते हो, अपना दिमाग आपका विकसित होता है एज के साथ, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा फटाफट से। ये क्या कहता है? इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील कक्षा, लर्निंग बाय डूइंग याद कीजिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन याद कीजिए, बाल केंद्रित शिक्षा जहां बच्चा सेंटर में है। आपको 3 फंडे बताए हुए हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के, CCL, यानी ये मानती है कि बच्चा जन्म से ही क्यूरियस है, जिज्ञासु है, जन्म से क्रिएटिविटी की क्षमता रखता है, क्रिएटिव है यानी रचनात्मक है, कुछ नया करने की क्षमता के साथ पैदा होता है, और एबिलिटी टू लर्न, L फॉर एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। ये 3 बातें प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा मान के चलती है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन है? जॉन डुई या जॉन डीवी, जिन्होंने शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में स्कूल्स खोले जिनको लैब स्कूल्स कहा गया, यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स कहा गया। ये पेपर में आ चुका सीटेट में, लैब स्कूल किसको कहा गया? तो प्रोग्रेसिव स्कूल्स को लैब स्कूल्स कहा गया। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, ये नहीं है कि अब नहीं पूछा जा रहा तो पूछा नहीं जा सकता, सिलेबस में ही है ना। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका कैसी होगी? जो बच्चों को एक्टिव रखे। फॉलोज लर्निंग बाय डूइंग, मिल गया हमें अपना आंसर। बेस्ड ऑन दी चाइल्ड्स इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि के हिसाब से बच्चे को एक्टिव रखे। फिर भी बाकी 3 ऑप्शन पढ़ेंगे, इसमें सबने 91% लोगों ने जवाब सही दिया है। फॉलोज द पेडागोजी ऑफ रेपिटेड प्रैक्टिस एंड मेमोराइजेशन, देखो ये रट्टा लगवाना, मेमोराइज कराना, ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है। एंश्योर्स दैट ऑल टीचिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एग्जामिनेशन, सिर्फ एग्जाम पे बेस्ड हो सारी टीचिंग। प्रमोट्स कॉम्पिटिशन, नहीं, कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, ना कि प्रतिस्पर्धा को। गला काट प्रतिस्पर्धा हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, ठीक है ना। बच्चों के केस में स्पेशली बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करना, बच्चों को सेंटर में रखना, बच्चों को एक्टिविटी कराना। बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतर है। ये एक सिंपल फंडा है जो पेडागोजी में लगभग हर क्वेश्चन पे लागू हो जाएगा। क्वेश्चन, और मैं कई साल से ये बात करते हुए आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, खुद को समझने की क्षमता, एंड नो वंस थॉट्स, खुद के विचारों को समझने की क्षमता या जानने की क्षमता, खुद के इमोशंस कि मुझे खराब महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस होता है, कब अच्छा महसूस होता है, कब खराब महसूस होता है, किस चीज में मैं एंजॉय करता हूँ, कौन से सब्जेक्ट को, ये सारी जो क्षमता है, ये जानने की क्षमता अपने बारे में, ठीक है ना रागिनी। फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को, अपने मोटिव्स को, ये किस में आएगी? खुद की बात चल रही है, सेल्फ, ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आएगी। सेल्फ की बात इंट्रापर्सनल में आएगी। ये तो सिंपल आंसर है इसका, इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल जहां अदर्स लिखा होता, दूसरों के विचार, या खुद की जगह दूसरों की बात होती तो इंटरपर्सनल हो जाता है ना, अंतर्वैयक्तिक हो जाता। ये अंतर्वैयक्तिक यानी खुद को जानना, इसमें फिलोसोफर्स आ जाएंगे। इंट्रापर्सनल, इंट्रा मतलब सेल्फ, खुद के इमोशन, खुद की फीलिंग्स, है ना, फिलोसोफर्स टाइप के लोग इसमें आएंगे। अगर हम बात करें म्यूजिकल इंटेलिजेंस की, तो जो म्यूजिक की धुन बना सके। स्पेशल इंटेलिजेंस में आप विजुअल स्पेसेस को समझ पाते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह आ जाएंगे। म्यूजिकल में AR रहमान, सोनू निगम, लता जी। सोशल इंटेलिजेंस, ये हमारी जो हार्वर्ड गार्डनर की थियरी है उसमें अलग से नहीं है, इंटरपर्सनल में ही सोशल इंटेलिजेंस शामिल हो जाएगा। तो ये हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें 8 प्रकार की बुद्धि है एज पर NCERT। सोशल मीडिया, सॉरी, इस पे गूगल वगैरह पे मत फोकस कीजिएगा, NCERT 8 ही मानती है। आपको इंटरनेट वगैरह पे कई लोग ये भी बता देंगे 11 हैं, 12 हैं, ऐसे तो बहुत सारी हैं, 13 भी हैं, बट आपके काम की 11 हैं जो NCERT में गिवन है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसको MI का सिद्धांत कहते हैं, गार्डनर ने दिया है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं गार्डनर। बहुबुद्धि की बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बुद्धिमान हो सकते हैं। इन्होंने IQ को नकारा कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चों को आप सेम तरीके से पढ़ाइए, जिसमें जो बुद्धि है उस चीज पे फोकस कीजिए। जैसे 8 प्रकार है, आपको पहचानना है कौन सी बुद्धि किससे जुड़ी हुई है। जैसे ये बॉडी स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट किसको कहेंगे? बॉडीली काइंस्थेटिक को, ठीक है ना। ये है पीपल स्मार्ट, पीपल स्मार्ट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को। वर्ड स्मार्ट, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को, भाषक बुद्धि। लॉजिक स्मार्ट, लॉजिको मैथमेटिको, गणितीय बुद्धि। सेल्फ स्मार्ट, इंट्रापर्सनल, जो अभी क्वेश्चन में था। नेचर स्मार्ट, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। पिक्चर स्मार्ट, विजुअलिस्टिक या विजुअल या स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसमें आर्किटेक्ट या आपके इंटीरियर डेकोरेटर, गूगल वाली दीदी, ये सब आ जाएंगे, है ना। म्यूजिक स्मार्ट, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो ये आपको समझना है कौन किसमें स्मार्ट है। 8 प्रकार की इंटेलिजेंस यहाँ पे गिवन है।